जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। हम पॉलिटी पढ़ रहे थे और पॉलिटी में हम कहाँ तक पहुँच गए। हमने पॉलिटी के 3 पार्ट जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो हमने कंप्लीट कर लिए। तो तीसरा हमारा कौन सा था? फंडामेंटल राइट्स, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। और जिसने वो वीडियो नहीं देखी वो ज़रूर देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आई होप सभी को आपको पसंद आएगा, सबको अच्छे समझ में आएगा, ठीक। तो आज हम आगे स्टार्ट करते हैं। देखो, हमने पहले पढ़ा था भाग 1 पढ़ा, यानी कि चैप्टर कह सकते हैं हम इनको, है ना। तो भाग 1 में क्या था? संघ और उसका राज्य क्षेत्र, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। इसके बाद भाग 2 पढ़ा, ठीक है। भाग 2 में क्या थी? नागरिकता, यानी कि सिटीजनशिप। उसके बाद भाग 3 पढ़ा। भाग 3 में क्या था? इसमें संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भाग 2 इसमें थी नागरिकता। भाग 3 इसमें थी, भाग 3 में मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, ठीक है। यहाँ थी नागरिकता, नागरिकता। और यहाँ संघ और उसका राज्य क्षेत्र। ये हम पढ़ चुके हैं सारा, ये सारा हम पढ़ चुके हैं, ठीक। तो आज हमारा भाग 4 स्टार्ट होता है। भाग 4, भाग 4 इम्पोर्टेंट है। इसमें है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, है ना, यानी कि डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसे हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, भाग 4, भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। शॉर्ट में इसको डीपीएसपी कह सकते हैं, ठीक है ना, डीपीएसपी। ये भाग 4 में है। जो हमारा भाग 3 था वो कहाँ ख़त्म हुआ? भाग 3 कहाँ ख़त्म हुआ था? आर्टिकल 35 पर। 12 से 35 था। देखो, पहले 1 से 4 पहला भाग, 5 से 11 दूसरा भाग, 12 से 35 तीसरा भाग। तो ये कहाँ से स्टार्ट होगा? 36 से। तो 36 से 51, ठीक है ना। तो कहाँ से कहाँ तक है ये? आर्टिकल 36 से 51, यानी कि 36 से 51, ठीक है ना। अब पढ़ते हैं जल्दी जल्दी से। देखो, राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये कहाँ से लिए गए हैं? ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। कहाँ से? आयरलैंड। भारत में आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। और आयरलैंड ने किसके संविधान से लिए थे? आयरलैंड ने लिए थे स्पेन के संविधान से। भारत ने लिए हैं आयरलैंड के संविधान से। इतनी बात क्लियर है। अब जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं ये है क्या? इसमें सारे के सारे जो 36 से 51 तक आप आर्टिकल पढ़ोगे, इसमें सारी ऐसी बातें हैं जो हमारे देश के लिए बहुत ज़रूरी हैं, है ना। हमारे देश के लिए बहुत ज़रूरी है, देश को एक अच्छा, एक बेहतर बनाने के लिए। लेकिन अब इसमें जो चीज़ें आएंगी जो ज़रूरी तो हैं, लेकिन वो उसे फॉलो करने के लिए हमारी सरकार बाध्य नहीं है। बाध्य का मतलब ये है वो कंपलसरी नहीं है। जैसे कि मौलिक अधिकार आपने पढ़े, भाई मौलिक अधिकार का अगर आपको कोई भी मौलिक अधिकार नहीं मिलता है तो आप सीधे कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। यहाँ ऐसा नहीं कर सकते। ये जो चीज़ है ये सरकार की इच्छा के हिसाब से है। सरकार अपनी इच्छा के अनुसार आप फॉलो करेगी या नहीं करेगी, सरकार की मर्जी होती है, ठीक है। तो अब ये ज़रूरी तो है, लेकिन उस टाइम पे जब संविधान बना तो हमारे देश के पास इतना पैसा नहीं था कि सारी चीज़ें फॉलो करा सके। जैसे कि इसमें है कि लोक कल्याण की बातें करेगी सरकार, तो लोक कल्याण के लिए तो पैसा लगेगा, ठीक है। तो जितना सरकार के बस में होता है, जितना वो कर पाती है उतना वो करती है, क्लियर। तो ये कंपलसरी नहीं कह सकते हम, जैसे मौलिक अधिकार थे। तो ये बात आपको समझ आएगी। अब इसमें क्या है? ये कंपलसरी तो है नहीं, सरकार की इच्छा के हिसाब से है। इसी वजह से केटी शाह ने क्या कहा? केटी शाह ने कहा कि जो नीति निर्देशक तत्व है, यानी कि डीपीएसपी लिख सकती हूँ मैं, डीपीएसपी एक ऐसा चेक है, ऐसा चेक है जिसका भुगतान सरकार अपनी इच्छा अनुसार करेगी। सरकार अपनी इच्छा अनुसार करेगी। समझ आई क्यों कहा इन्होंने ऐसा?
इन्होंने ऐसा क्यों कहा? बात बिल्कुल ठीक है। इसका एक ऐसा चेक है जिसकी सरकार नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा बैंक, क्योंकि चेक की बात हो रही है ना। तो बैंक की समझ लो सरकार है, जिसका भुगतान बैंक, ठीक है ना। बैंक अपनी इच्छा अनुसार करेगा, यहाँ आ जाएगा करेगा, इच्छा अनुसार करेगा, ठीक है। तो ये बात समझ आई कि इसमें जो भी चीज़ होंगी वो कंपलसरी नहीं है, ठीक है। वो कुछ भी कंपलसरी नहीं है कि ऐसा नहीं कि सरकार को वो करना ही पड़ेगा, है। अब पढ़ते हैं हम इसमें है क्या क्या। इसमें कहा गया है आर्टिकल 36 से 51 तक है, तो सारे आर्टिकल देखते हैं हम। देखो आर्टिकल 36 से शुरू करते हैं, 36। आर्टिकल 36 में इसकी क्या है? परिभाषा है, राज्य की परिभाषा है, राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा किसमें? आर्टिकल 36 में, पहले आर्टिकल में राज्य की परिभाषा है। अब वो परिभाषा है कैसी? देखो राज्य का मतलब वो राज्य नहीं है जो आप समझते हैं। यहाँ पे राज्य की परिभाषा वो है, जैसे कि हम क्या समझते हैं राज्य से? स्टेट, यानी कि स्टेट। कोई भी ये समझता है, जैसे यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, केरला जो हमारे राज्य हैं 28, तो उनको समझते हैं राज्य, है ना, वो भी राज्य हैं। लेकिन यहाँ पे जो राज्य की परिभाषा दी गई है उसका मतलब है हर वो संस्था, हर वो ऑर्गेनाइजेशन, हर वो अथॉरिटी जो अपने यानी कि रूल रेगुलेशन खुद बना सके, ठीक है, उससे क्या कहेंगे? वो अपने आप में क्या है कि स्टेट है, अपने आप में एक राज्य है। जैसे कि हम कहें कि जो आप स्टेट समझते हो वो तो है ही स्टेट, है ना, वो तो भाई उनकी अपनी अलग गवर्नमेंट होती है। क्या यूपी में अगर कहें कि यूपी में किसी भी डिपार्टमेंट की सैलरी बढ़ानी है तो क्या कोई मना करेगा? बिल्कुल कर सकती है, ठीक है। या फिर जब यूपी गवर्नमेंट की जब वैकेंसी आएंगी तो उसमें यूपी गवर्नमेंट है, ठीक है। लेकिन जैसे आप कहो कि एसएससी क्या अपने आप में स्टेट है? बिल्कुल है। एसएससी चाहे तो अपना के एग्ज़ाम पैटर्न एसएससी को बदलना है तो क्या वो बदल नहीं सकती? बिल्कुल बदल सकती है। एग्ज़ाम पोस्टपोन करना है, कर सकती है। एग्ज़ाम कैंसिल करना है, कर सकती है। तो ये जो अपने रूल रेगुलेशन खुद बनाते हैं, है ना, इसके ऊपर कोई और पावर नहीं होती। वो अलग बात है कि निगरानी के लिए होती है हर किसी के ऊपर एक पॉलिसी कि अगर हम स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर भी कौन होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। लेकिन कर खुद सकते हैं, तो वो हर चीज़ क्या है? अपने आप में एक स्टेट है। जैसे कि रेलवे अपने आप में स्टेट है कि नहीं? आरबीआई, भाई आरबीआई तो बहुत बड़ा स्टेट है। आरबीआई बैंकों का बैंक, आरबीआई अपने आप में स्टेट है। तो ये आप आई होप आप समझ गए होंगे। अगर ये बात किसी को समझ ना आए या कुछ भी प्रॉब्लम हो, ठीक है, कोई भी बात समझ ना आए तो कमेंट कर देना। क्लियर? आर्टिकल 36 समझ आ गया। आर्टिकल 37 है जो मैंने आपको शुरू में ही बताया कि ये जो है, जो डीपीएसपी हैं, डीपीएसपी को किससे? न्यायालय से फॉलो को क्या कहते हैं हिंदी में? डीपीएसपी लागू, न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, नहीं कराया जा सकता। जैसे कि मौलिक अधिकार में भी कुछ भी हो रहा तो कहाँ चले जाओ? सुप्रीम कोर्ट चले जाओ। आर्टिकल 32 के तहत, उसमें मैंने आपको 5 तरह की रिट पढ़ाई थी। वैसे ही अगर आर्टिकल 226 के तहत आप कहाँ जा सकते हो? हाई कोर्ट भी जा सकते हो। 226 के तहत हाई कोर्ट भी जा सकते हो। लेकिन आप इसके लिए न्यायालय नहीं जा सकते। इसमें आप जो भी बातें पढ़ोगे, आज ने शुरू में कह दिया है कि भाई दिक्कत मत मानना, गवर्नमेंट की मर्जी होगी, वो करे या ना करे। आप ऐसे नहीं कि भैया ये नहीं किया आप कोर्ट में पहुँच जाओ, नहीं। यानी कि अतः ये क्या है? न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, ठीक है ना, प्रवर्तनीय नहीं है और वाद योग्य नहीं है, वाद योग्य भी नहीं है। प्रवर्तनीय का मतलब होता है इन्फोर्सेबल, इसको इन्फोर्स नहीं करा सकते। वाद योग्य यानी कि इस पर डिस्कस भी नहीं होगा, जाके यहाँ पर डिस्कस करने लगो कोर्ट में, डिस्कस भी नहीं होगा, है ना। तो ये बात समझ गए? तो शुरू में कह दिया है जो मैंने आपको बताई थी बात कि ये क्या है, ये कंपल्सरी नहीं है। अब पढ़ते इसमें है क्या क्या, ये तो आप समझ गए कि कंपल्सरी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ठीक है। ये है क्या क्या, इसमें बातें हैं क्या? तो आर्टिकल 38 से शुरू होती है हमारी मेन, जो इसमें इसके अंदर चीज़ें लिखी गई हैं। चलते हैं आगे। आर्टिकल 38, आर्टिकल 38, ठीक है। 38 में कहा गया है कि सरकार क्या करेगी? लोक कल्याण की बातें करेगी, है ना। लोक कल्याण, लोक कल्याण, लोक का मतलब होती है जनता, लोक कल्याण। अब लोक कल्याण की बातें कैसे करती है सरकार? क्या काम करती है लोक कल्याण के लिए, लोगों के कल्याण के लिए, जिससे कि जनता का कल्याण हो जाए?
तो जैसे क्या क्या जो गवर्नमेंट नई नई स्कीम्स लेकर आती है तो लोगों के कल्याण के लिए लेकर आती है ना। अब इसमें जैसे जैसे कि राशन कार्ड बनता है ना, लोगों के कल्याण के राशन कार्ड बनता है। उसमें फिर वो भी होता है बीपीएल कार्ड बनता है, बिलो पॉवर्टी लाइन, है ना, बीपीएल कार्ड। तो ये सब क्या है, लोक कल्याण की बात है। अब ये सोचो किसी का राशन कार्ड नहीं बना है तो क्या वो कोर्ट में चला जाएगा? नहीं जा सकता भाई, नहीं है। या फिर ऐसे भी हो सकता है कोई स्टेट राशन कार्ड का वो मतलब ये जो प्रोसेस है राशन कार्ड की, आपका एक राशन कार्ड बनेगा उससे आपको राशन मिलेगा, है ना, ये वाली चीज़ कोई कराए ही ना, कोई अपने स्टेट में लागू ही ना करे, तो क्या इसके लिए कोर्ट में जा सकते हैं? नहीं, क्योंकि शुरू में कह दिया है आर्टिकल 37 में। ठीक, 39 चलते हैं, आर्टिकल 39, 38, आर्टिकल 39 इसमें है समान काम के लिए, समान कार्य के लिए समान वेतन, समान काम के लिए समान वेतन, यानी कि ये बात हो रही है मेल फीमेल की, मेल फीमेल। अब तो वैसे उसमें थर्ड जेंडर भी वो भी आने लगा फॉर्म में ना, पहले ऐसी वो नहीं थी, तो वो भी आ जाएगा इसी में। यानी कि अगर कोई मेल है कोई फीमेल है किसी भी जेंडर का है तो उसे काम वो सेम कर रहा है, पोजीशन उसकी सेम है, तो उसे सैलरी भी सेम ही मिलेगी। तो ऐसा तो होता भी है, कहीं ऐसा भेदभाव नहीं होता गवर्नमेंट जॉब में, है ना, भले ही प्राइवेट में करने लगे। प्राइवेट में तो होता है, प्राइवेट में ऐसे नहीं करते कि जो मैथ्स का टीचर उसको ज़्यादा सैलरी दे देते हैं, आर्ट्स के टीचर को कम सैलरी देते हैं, और ये भी होता है कि फीमेल टीचर को कम सैलरी मिलती है ना, जेंट्स टीचर के मुकाबले। तो प्राइवेट में तो भी कुछ भी हो सकता है, वो तो निकाल भी सकते जब मर्जी। तो ये बात समझिए, समान काम के लिए क्या मिलेगा? समान वेतन मिलेगा, समान काम के लिए समान वेतन। इसके बाद आर्टिकल 39 का कै भी जोड़ा गया है इसमें, 39 का कै। आर्टिकल 39 का क्या कहता है? निशुल्क विधि सहायता, निशुल्क विधि सहायता, एक सेकेंड, ठीक है। तो आर्टिकल 39 के कै में क्या जोड़ा गया? निशुल्क विधि सहायता। विधि का मतलब क्या होता है? कानूनी सहायता, फ्री में आपको कानूनी सहायता भी दी जाएगी। जैसे कि मैंने जब अब हम मौलिक अधिकार पढ़ रहे थे, गिरफ्तारी वाला था नहीं कि आप गिरफ्तारी के जिसमें थर्ड था कि अपने पसंद का वकील कर सकते हैं, है ना, अपने पसंद का वकील कर सकते हैं। आर्टिकल 22, आर्टिकल 22 का थर्ड पार्ट याद है ना, अपने पसंद का वकील कर सकते हैं। तो अपने पसंद का अगर वकील आप कर तो सकते हो, लेकिन अगर वकील नहीं है, आप कितना अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है, वकील तो बहुत बहुत पैसे लेते हैं, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? आपको फ्री में वकील दे देगी। तो यहाँ से भी चीज़ फॉलो होती है ना, निःशुल्क विधि सहायता आपको दी जाएंगी। और विधि सहायता, कानूनी सहायता में बहुत सारी चीज़ें ये भी आ जाती हैं, जैसे गवर्नमेंट जो अपनी गाइडलाइंस निकालती है वो भी तो एक कानूनी सहायता है ना, वो भी तो एक कानूनी सहायता है, क्लियर, जो आपको फ्री में मिलती है। तो निःशुल्क विधि सहायता आर्टिकल 39 का क्या है? देखो मैं आपको ये बता रही हूँ, जितने भी डीपीएसपी आप पढ़ोगे, है ना, जितने भी आप डीपीएसपी पढ़ोगे, इसमें जहाँ भी क्या खे गए मिल जाए, देखो क्या खे गए मैंने आपको शुरू में बता दिया कि वो क्या है, वो किसी न किसी संशोधन से होकर जुड़े हैं, है ना, कोई ना कोई अमेंडमेंट हुआ है तब जाकर वो संविधान में जोड़े गए हैं, ठीक है। तो डीपीएसपी के अंदर जितने भी अमेंडमेंट हैं वो 42 से हो गए, 42वां संविधान संशोधन 1976। इसे ये जो एक संशोधन था ना, इसको मैं आपको जब सारे संशोधन पढ़ाऊंगी इंपॉर्टेंट, तब मैं आपको इसके बारे में डिटेल्स में बताऊंगी, बहुत कुछ हुआ इसके साथ। तो डीपीएसपी में जो भी चेंजेस हैं, यानी कि जो भी अमेंडमेंट हुए हैं, जितने भी आपको क्या गए मिलेंगे, वो सब इसी के थ्रू हुए हैं। तो ये क्या है, यानी कि 39 का क्या है, तो किससे जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन। आगे आप पढ़ोगे 43 का क्या है, वो भी इसी से जोड़ा गया। यानी कि जो 42वां संविधान संशोधन था, इससे बहुत सारे चेंजेस हुए, इतने सारे चेंजेस हुए संविधान में कि इसको मिनी संविधान कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मिनी संविधान कहा जाता है 42वें संविधान संशोधन 1976 को, क्लियर। तो 39 समझ आ गया। देखो 30 किससे स्टार्ट है? 36 से। 36 में राज्य की परिभाषा, राज्य आप समझ गए कि यहाँ पे इसका राज्य का मतलब क्या है। राज्य का मतलब ये नहीं है जो हम यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, केरल, ये सब जो है हमारे, ये नहीं है।
राज्य का मतलब है जो अपने आप में खुद एक स्टेटों को अपने आप में अपने खुद रूल रेगुलेशन बना सके। क्लियर। 36 के बाद 37 में लोक कल्याण। 37 में क्या है? लोक कल्याण नहीं, 37 में है कि न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, है ना, वाद योग्य नहीं है, यानी कि इसको फॉलो नहीं करा सकते, जाके कोर्ट में नहीं लेके जा सकते अगर नहीं करता है तो। 37 38 में लोक कल्याण। 39 में है समान काम के लिए समान वेतन। 39 के क्या में है? निःशुल्क विधि सहायता। ठीक, आ जाओ 40 पे। आर्टिकल 40 क्या कहता है? आर्टिकल 40 मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, जितना इस पर लगा लो उतना कम है। ये समझ लो डीपीएसपी से सबसे ज़्यादा बार अगर कोई आर्टिकल पूछा गया है तो आर्टिकल 40 है। आर्टिकल 40 इसमें है पंचायतों का गठन। पंचायतों का गठन, ठीक है ना, इसको गांधीवादी कहते हैं। गांधीवादी, ये भी ध्यान रखना, गांधीवादी। गांधीवादी क्यों कहते हैं भाई? गांधी जी जो थे उन्हीं की वजह से ये आर्टिकल पंचायत हमारे संविधान में ऐड हुआ था। ठीक है, वो तो बाद में संशोधन करके वो देखो यहाँ पे अगर पंचायत है ना, यहाँ पे है पंचायत तो ये तो कंपलसरी नहीं है। इसके तहत जो पंचायत खुली थी राजस्थान, पहली पंचायत राजस्थान के नागौर में, लेकिन उसके बाद जो पंचायत कंपलसरी कराई गई वो थी 73वां संविधान संशोधन। 73वें संविधान संशोधन से एक अनुसूची जोड़ी गई है ना, 11वीं और 12वीं इनकी तो है। 11वीं अनुसूची पंचायत से और 12वीं अनुसूची यानी कि शेड्यूल, 12वीं अनुसूची किसकी है? नगर पालिका की। तो अब इनसे बाहर अगर कुछ जुड़ गया तो वो तो भाई कराना है, वो तो कंपलसरी है। ठीक है, लेकिन जो भी इसके अंदर आएगा वो कंपलसरी नहीं है। अगर पंचायत सिर्फ यहाँ छोड़ देते, पंचायत सिर्फ आर्टिकल 40 में छोड़ देते, तब तो भाई मर्जी हो जाएगी, कोई स्टेट कराए कोई स्टेट ना कराए। ठीक, तो ये गांधीवादी क्यों कहते हैं? गांधी जी चाहते थे कि जो रूरल हमारा एरिया है, यानी कि जो ग्रामीण एरिया है, ग्रामीण क्षेत्र है, उसको आगे लेके जाना। और बात भी ठीक थी, भारत में अब भी भारत में क्या है? मैक्सिमम पॉपुलेशन ग्रामीण है ना, मैक्सिमम पॉपुलेशन ग्रामीण क्षेत्र की है। तो गांधी जी चाहते थे कि अगर आप गाँवों को डेवलप करोगे तो देश खुद ब खुद डेवलप हो जाएगा, है ना। गाँवों को डेवलप करने से देश खुद डेवलप हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर गाँवों में डेवलपमेंट करना है तो कुछ ना कुछ वहाँ पे वो एक पंचायत होनी चाहिए जो लोगों की बात सुने, है ना, वहाँ जो प्रॉब्लम्स हैं उनको बताएं। तो गांधी जी ने ये कहा, लेकिन भीमराव अम्बेडकर जी इनके यानी कि वो नहीं चाहते थे कि पंचायत हो, है ना, वो नहीं चाहते थे कि पंचायत हो। फिर अब दोनों की बात माननी थी, दोनों की बात मानी थी भाई। हम जो भीमराव अम्बेडकर जी उनकी बात भी नहीं मना कर सकते, वो तो भाई संविधान के क्या है? फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक, सब कुछ भाई इतना हमने जो इतना डीप हमारा संविधान लिखा गया है, इतना बेहतरीन तरीके से हर चीज़ बहुत बारीकी से बताई गई है, तो वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के होने से हुआ, है ना। इतनी हमें आज़ादी जो मिली है वो सब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की वजह से। तो बात दोनों की मानी थी, इसलिए इसको पंचायत को यहाँ पर डाल दिया आर्टिकल 40 में कि करे तो भी ठीक, ना करे तो भी ठीक। गांधी जी की बात भी मान ली और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बात भी मान ली। ठीक, अब ये जो है आर्टिकल 40 आप समझ गए, तो ये गांधी जी की वजह से जुड़ा था, उनकी विचारधारा थी, इसी वजह से इसको हम क्या कहेंगे? गांधीवादी कहेंगे। ठीक है ना, तो आर्टिकल 40 हो गया। आई बात समझ में? कोई दिक्कत हो तो करना कमेंट, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो, और चैनल को सब्सक्राइब भी, है ना। पॉलिटी हम ख़त्म कर देंगे। इसमें मैंने आपको हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स तो कंप्लीट करा दिया। हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स, जिसको हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स पढ़ना है तो प्लेलिस्ट है हमारे चैनल पे, वो देख लेना। कंप्लीट हिस्ट्री और कंप्लीट इकोनॉमिक्स है, कुछ नहीं छोड़ा मैंने उसमें, सब बहुत अच्छे से समझाया है। तो 40 हो गया, चलते हैं आगे 41 पे। 41, अच्छा किसी को ना मेरी स्पीड से दिक्कत हो तो वो भी बताना। समझाती तो मैं सही हूँ, है ना, जैसे कि मुझे लगता है हर चीज़ बताने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मेरी बोलने की स्पीड ही ज़्यादा है। ठीक है, वैसे स्पीड से नहीं पढ़ाती मैं, वैसे तो मैं नॉर्मल पढ़ाती हूँ, है जितना कि आपको चाहिए, जितने में समझ आ जाए, लेकिन मेरी बोलने की स्पीड ही ज़्यादा है, इसलिए वो जल्दी जल्दी हो जाता है। ठीक है ना, ये कंट्रोल ही नहीं हो पाता। तो आर्टिकल 41 करते हैं। 41, आर्टिकल 41 क्या कहता है? देखो 41, 42, 43, इन तीनों का एक पेयर बना लो, है ना। अगर 40 तक याद हो जाए तो इन तीनों का एक पेयर बना लो, क्योंकि तीनों बहुत अटपटे से हैं। एक तो लैंग्वेज बहुत टफ है हिंदी में ना। देखो इसमें कहा गया है 41 में,
कुछ दशाओं में सरकारी सहायता, क्या है इसमें? कुछ दशाओं में सरकारी सहायता दी जाएगी, सरकारी सहायता, ठीक है ना। कुछ दशाओं में सरकारी सहायता, कुछ दशा यानी कि सम कंडीशंस ही ऐसी होंगी जिनमें आपको गवर्नमेंट हेल्प करेगी। जैसे कि अब देखो, गवर्नमेंट हेल्प करेगी, गवर्नमेंट करती है हेल्प बहुत सारी, भले वो अलग बात हो कि करप्शन इतना ज़्यादा, जितना गवर्नमेंट के मतलब पैसा अलॉट होता है उतना जनता तक नहीं पहुंच पाता, लेकिन फिर भी होता तो है। तो कुछ दशाओं में सम कंडीशन, जैसे सम कंडीशन क्या हो सकती हैं, जैसे कि जो विडो यानी कि विधवा पेंशन की निकलती है स्कीम, तो वो कुछ एक पर्टिकुलर कंडीशन है, यानी कि जो विधवा होगी सिर्फ उन्हीं को ये जो स्कीम है उन्हीं के लिए वैल्यूएबल होगी, उन्हीं को इससे पैसा मिलेगा। तो इसमें क्या क्या हेल्प करती है गवर्नमेंट, जैसे कि विधवा पेंशन योजना, यानी कि विधवाओं को पेंशन मिलती है ना। और क्या क्या है इसमें, और क्या क्या होती है इसमें, इसमें और क्या क्या हो सकता है, जैसे जो वो नहीं होती विकलांग के लिए, है ना, जो हैंडीकैप होते हैं, हैंडीकैप के लिए अलग से होता है उनके लिए। जैसे एक बार हुआ था कि वो नहीं होती उनकी जो चलाने की वो गाड़ी से होती है, यानी कि 3 पहिए वाली, वो गवर्नमेंट ने फ्री बांटी थी, तो उनके लिए बहुत सारी स्कीम्स आती हैं, वो सब हो गया। और क्या क्या होता है, वो भी मिलता है ना, वृद्धा पेंशन, वृद्धा पेंशन मिलती है। तो ये कुछ कंडीशन ही तो हैं। अब ये बताओ, अगर किसी स्टेट में कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी जो स्टेट अपने आप में, वो विधवा पेंशन योजना ना दे, है ना, वो कहे कि भैया किसी कोई विधवा है, कोई महिला, अब उसे पेंशन नहीं मिल रही, तो क्या वो कोर्ट में जा सकती है कि नहीं मुझे तो पेंशन चाहिए, मुझे पेंशन नहीं मिल रही, यहाँ पे पेंशन है ही नहीं, है ना, केरला में तो कर रखी है पेंशन, हमारे यहाँ तो पेंशन नहीं है, कैसा हो सकता है? नहीं भाई, वहाँ पे है, ये वो अफोर्डेबल है, हमारे यहाँ नहीं है। तो समझ गए ना, तो इसके लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते, डिस्कस भी नहीं कर सकते, जाना तो अलग की बात है, ठीक है ना, क्योंकि वाद योग्य भी नहीं है, इन्फोर्सेबल भी नहीं है, क्लियर। तो ये सब होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता तो कोई बात भी नहीं है, ठीक है ना। तो आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक कुछ भी क्या कंपलसरी नहीं है। इसीलिए केटी शाह ने क्या कहा, केटी शाह ने क्या कहा कि डीपीएसपी यानी कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व एक ऐसे चेक के समान है जिसका भुगतान बैंक अपनी इच्छा अनुसार करेगा, है ना, अपनी यानी कि बैंक किसको हम कह रहे हैं, सरकार को, चेक इनकी स्कीम को, जो भी इसमें चीज़ें लिखी गई हैं। आर्टिकल 42 देखते हैं अब, आर्टिकल 42 इसमें कहा गया है मनोचित दशा, मनोचित दशा, है ना, यानी कि मनोचित दशा के तौर पर आपको क्या करना चाहिए, काम कराना चाहिए। दूसरा है इसमें प्रसूति सहायता, प्रसूति सहायता, ठीक है ना, मनोचित दशा, प्रसूति सहायता, ये सब। तो इसका मतलब है, देखो मनोचित दशा का मतलब ये है कि उसकी कंडीशन कैसी है। अगर कोई भी वर्किंग है, कोई भी गवर्नमेंट जॉब में है, तो हमें उसकी ड्यूटी सपोज करो बहुत टफ है ना, जैसे धूप में उसको ड्यूटी लिया, फिर वो करना पड़ता है, वो तो जीडी की, जैसे जीडी की जॉब होती है ना, बहुत टफ होती है, या फिर जो पुलिस की भी टफ ही होती है ना, अगर कोई ईमानदारी से करता है तो अगर जैसे कोई फीमेल है या मेल भी हो सकता है, बीमार तो कोई भी हो सकता है, उसकी फिजिकल कंडीशन ठीक नहीं है ना, उसकी कंडीशन ठीक नहीं है, वो बीमार है, तो उसको कुछ टाइम के लिए उसको क्या कर दो, रिलैक्स दे दो, यानी कि उसको कोई इजी काम दे दो या छुट्टी दे दो। तो ऐसा नहीं कि कुछ ना कुछ ज़्यादा, क्योंकि ये है ना कि काम कराना भी कंटिन्यू है, बेचारा कुछ हो जाए, तो जो भी काम कराना है उसकी मनोचित दशा को देख के कराना है ना, मनोचित दशा को ध्यान में रखना है। दूसरा है प्रसूति सहायता, प्रसूति सहायता यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान जो फीमेल्स को मिलती हैं, फीमेल्स को छुट्टियाँ मिलती हैं, वो किस समझिए प्रसूति सहायता देनी है। अब इसमें और चीज़ ही बात, जैसे गवर्नमेंट स्कीम चलाती है, वो नहीं है, कौन सी स्कीम है वो, जिसमें वो जच्चा और बच्चा दोनों का वो मिलता है यानी कि जो टीके वगैरह लगाते हैं बच्चों को, वो भी इसी में आ जाएगा प्रसूति सहायता में। और जो क्या कहते हैं, जो लेडी है, जो फीमेल है, जो माँ है, उसको भी क्या मिलते हैं, वो नहीं मिलता एक पूरा, मुझे समझ नहीं आ रहा किस तरह समझाऊँ, वैसे आप समझ गए होंगे, मुझे पता है ना, जो मैं कहना चाह रही हूँ समझ गए होंगे। तो वो जो हेल्प मिलती है वो सब किसकी वजह से, प्रसूति सहायता। और दूसरा जैसे जो जॉब में है, जो वर्किंग है,
वर्किंग फीमेल है और वो प्रेग्नेंट है, तो उसको 6 महीने पहले और 6 महीने बाद, यानी कि डिलीवरी से 6 महीने पहले और डिलीवरी के 6 महीने बाद की छुट्टियाँ मिलती है, उसकी सैलरी भी कट नहीं होती है ना, सैलरी भी कट नहीं होती, जिसे मैटरनल लीव कहते हैं, है ना, मैटरनल लीव्स। क्लियर? तो प्रसूति सहायता समझ आ गया। मनोचित दशा, अब मनोचित दशा में इसके और एग्जाम्पल आई थिंक ये समझ नहीं आया हो तो, मनोचित दशा जैसे कोई लड़की है और वो जॉब कर रही है, सपोज वो कांस्टेबल है ना, तो कांस्टेबल की जॉब थोड़ी टफ होती है फीमेल्स के लिए। अब उसकी तबीयत बहुत ख़राब है, अब वो अगर एप्लीकेशन दे कि मुझे यहाँ पे नहीं मेरे से वर्क हो रहा है, आप मुझे कुछ टाइम के लिए, जैसे उनकी रोड वगैरह पे अगर ड्यूटी है तो वो कहे कि मेरे से अभी यहाँ पे वर्क नहीं हो पा रहा है, आप मुझे किसी ऐसी जगह जॉब दे दो जहाँ पे मतलब बैठने का वर्क हो, है ना। अब वो एप्लीकेशन लिख दे तो अकॉर्डिंग टू DPSP उसको रिलीफ देना चाहिए, उसको रिलीफ देना चाहिए। लेकिन अगर उसकी एप्लीकेशन कैंसिल कर दी, उसको रिलीफ ना दिया, तो क्या वो कोर्ट में जा सकती है? नहीं जा सकती। वो तो कह देंगे कि वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, नहीं दे सकते आपको, यहीं पे आपको ड्यूटी करनी है, या हमारे पास और कोई वर्कर नहीं है। तो समझ गए ना। तो ये है मनोचित दशा और ये है प्रसूति सहायता, किसमें? आर्टिकल 42 में, आर्टिकल 42 में, ठीक है ना। अब आओ आगे 43 में कहा गया है निर्वाह योग्य मजदूरी, निर्वाह योग्य मजदूरी। सरकार क्या करेगी? निर्वाह योग्य मजदूरी देगी। अब निर्वाह योग्य मजदूरी का मतलब ये है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई भी वर्कर है, उसको जो सैलरी दी जाएगी वो निर्वाह योग्य होगी, यानी कि कम से कम मिनिमम इतनी सैलरी तो दो जिसमें अपने परिवार को चला सके। क्योंकि आज के टाइम पे महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो होता नहीं कि महंगाई भत्ता मिलता है, जितनी महंगाई बढ़ती जाती है उतनी आपकी सैलरी भी बढ़ती जाती है। बात वही है, क्योंकि सैलरी बढ़ने का मतलब अगर ज़्यादा ही बढ़ी तो अलग बात है, लेकिन जो महंगाई भत्ता मिलता है तो उसमें जैसा आप पहले रहे थे तब भी आप ऐसे रहोगे, क्योंकि महंगाई भी तो बढ़ गई, भाई सैलरी बढ़ी है तो महंगाई भी बढ़ गई है, ठीक है ना। तो निर्वाह योग्य मजदूरी का मतलब समझ गए कि कम से कम मिनिमम इतनी सैलरी होनी चाहिए जिसमें वो अपने परिवार का पेट पाल सके, जिसमें वो अपने परिवार का पेट पाल सके। इसलिए आपने देखा होगा जितनी भी गवर्नमेंट जॉब होती हैं, है ना, अगर कोई मतलब सबसे लोवेस्ट से लोवेस्ट जो जॉब होगी ना, D ग्रुप की भी, सपोज करो कोई झाड़ू लगाने वाला भी है ना, तो उनकी भी सैलरी एक इतनी होती है कि वो आराम से अपना रह सकता है ना, अपने परिवार को आराम से चला सकता है। तो एक लेवल है, उससे कम। ऐसे कभी देखा कि 8,000 किसी गवर्नमेंट जॉब में मिल रहा हो और प्राइवेट में मिलता है ना, प्राइवेट जॉब में बहुत मिलते हैं, 6,000 5,000 पे भी काम करते हैं लोग। क्लियर? तो एक इतना होना चाहिए कि वो अपने परिवार का पेट पाल सके। भाई बेचारा पूरा टाइम तो पूरा दे रहा, भले ही काम उसका कुछ भी हो। समझ आ गई ना बात? आर्टिकल 43 क्या कहता है? आर्टिकल 43 है ना, निर्वाह योग्य मजदूरी। अब 43 का क्या भी है, 43 का क्या, कौन सा लो, देखो इस 43 का लिख देती चलो यहाँ पर। 43 का क्या, 43 का क्या कहता है? इसमें है वो, ध्यान नहीं आ रहा, इसमें है 43 का क्या? हाँ, उद्योग प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी। समझो, उद्योग प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी, कामगारों की भागीदारी, उद्योग प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी, है ना। इसका मतलब क्या? देखो, उद्योग प्रबंध यानी कि कोई भी जहाँ पे कोई भी फैक्ट्री कुछ भी हो ना, उद्योग समझ गए ना, किसी भी चीज़ का काम हो, उद्योग, है ना। उद्योग प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी, कामगार क्या होते हैं? वहाँ के जो वर्कर्स हैं, है ना, उनकी भी क्या होनी चाहिए? भागीदारी होनी चाहिए। यानी कि सब कहने का मतलब ये है, कहने का सेंस ये है कि जितने भी वहाँ पे वर्कर्स हैं, काम करने वाले, ऊपर से लेकर नीचे तक, यानी कि आप ये सपोज करो किसी कंपनी के CEO से लेकर जो वॉचमैन तक, उन सब में क्या होना चाहिए? एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए वर्क करने का, है ना, साथ में काम करने की कोऑर्डिनेशन होना चाहिए जिससे वो अच्छे से काम कर सके। जैसे एग्जांपल ले लो, कोई भी एक कंपनी है ना, या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, अब उसमें ये बता दें, अचानक से पता चले कि कल की छुट्टी है, कल ऑफिस बंद रहेगा,
अब किसी जो बेचारा जो वॉचमैन है या फिर कोई भी है जो छोटा मोटा वर्कर है वहाँ पे, उसको पता ही नहीं चला, उस सुबह को वो आ गया। जैसे थोड़ा ना, यानी कि सबको साथ लेकर चलना है। जैसे पुलिस स्टेशन है, अब पुलिस स्टेशन में आप कहीं जाओगे तो यार ठीक है ना। तो हम किसका एग्जाम्पल ले रहे थे, पुलिस स्टेशन का। तो पुलिस स्टेशन में सपोज करो कि सारे वहाँ पे कांस्टेबल भी होता है ना, और हवलदार, कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर सब होते हैं। अब उन सब में जो बड़े बड़े लोग हैं, जैसे एसआई हो गया या इंस्पेक्टर हो गया, उनको तो पता है मेन चीज़ कि हमको क्या करना है। अगर सपोज उन्हें कहीं पर रेड डालनी है या फिर कुछ भी जो उनका वर्क होता है ना, उन्हें कहीं जाना है, कहीं किसी के घर किसी को गिरफ्तार करके लाना है या कोई बड़ा काम है, अब वो उठे और चल दिए, अब बाकी को पता ही नहीं करना क्या है, वो तो बेचारे फंस जाएंगे। ठीक है, तो ये आप समझो किसी भी काम में क्या है, आपस में कोऑर्डिनेशन बना के रखना है, सबको साथ में लेकर चलना है। ये क्या कहता है आर्टिकल 43 का क्या है। अब देखो इसमें क्या आ गया है, क्या है, यानी कि हमारे मूल संविधान में ये नहीं था, यानी कि जब संविधान बना था, तब आर्टिकल 43 का क्या नहीं था। उन्हें क्या जरूरत पड़ी संविधान बनते क्या जोड़ने की, 44 कर देते इसको। ठीक है, तो ये जोड़ा गया, अभी मैंने बताया 42वें संविधान संशोधन से 1976 में, 42वें संविधान संशोधन 1976, आर्टिकल 43 का क्या और 39 का क्या, समझ आ गया। तो कुछ दशाओं में सरकारी सहायता, मनोचित दशा, प्रसूति सहायता, ये सब हो गया। निर्वाह योग्य मजदूरी 43 का क्या में, उद्योग प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी। अब आता है आर्टिकल 44, आर्टिकल 44 चला आ गया। आर्टिकल 44 देखो, आर्टिकल 44 क्या कहता है। आर्टिकल 44 में है समान सिविल संहिता, समान सिविल संहिता। इसमें क्या है, समान सिविल संहिता, यह आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट है। समान सिविल संहिता, समान सिविल संहिता का मतलब ये है कि इसमें दो चीज़ देखो, एक तो क्या, विवाह यानी कि शादी, और तलाक, इन दोनों की क्या होंगी, शर्तें समान होंगी। समान यानी कि सभी धर्मों के लिए समान होंगी, ऐसे नहीं कि विवाह में भी आपको वही करना है, तलाक में भी वही करना है, नहीं, हर रिलीजन के लिए इनकी शर्तें समान होंगी। इसका मतलब ये है, देखो समान सिविल संहिता, संहिता का मतलब क्या है, यानी कि रूल्स। संहिता का मतलब क्या है, रूल्स। जैसे कि आपने सुना होगा आचार संहिता, आचार संहिता होती है। तो आचार संहिता कब लगती है, इलेक्शन होने से पहले, है ना। जो हमारा निर्वाचन आयोग है, इलेक्शन कमीशन है, वो आचार संहिता लगाता है। तो ये क्या है, एक रूल है ना। संहिता का मतलब क्या है, रूल। एक आपने सुना होगा भारतीय दंड संहिता, भारतीय दंड संहिता, भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी, इंडियन पिनल कोड। अब ये जो कोड जो है ना, संहिता, ये जो कोड है, इस कोड में क्या है, रूल्स हैं। वैसे ही क्या है, समान सिविल संहिता है। बात क्लियर हो गई, ठीक है ना। समान सिविल संहिता है। अब समान सिविल संहिता का मतलब ये है कि जितने भी रिलीजन है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, उनकी विवाह की शर्त, है ना, और उनकी तलाक की शर्त क्या होंगी, बराबर होंगी। अब शर्त कैसे, जैसे हमारे इंडिया में क्या है, मतलब एक इंसान कई सारी शादियाँ नहीं कर सकता, है ना, एक इंसान कई सारी शादियाँ नहीं कर सकता। तो वो सभी के लिए है, हर रिलीजन के लिए, सबको एक ही करना है, ठीक है ना। तो हर रिलीजन की एक शर्त हो गई। अब वो कर किस तरीके से रहा है, वो है उस धर्म के रीति रिवाज, है ना। कोई किसी धर्म में निकाह है, किसी धर्म में 7 फेरे हैं, किसी धर्म में चर्च में जाके होता है वो, है ना। क्रिश्चियंस में उसमें कुछ खास नहीं है, कुछ भी रस्म वगैरह। तो ये समझ गए। तो रीति रिवाज वो करें किसी भी टाइप से, लेकिन जो शर्त है वो गवर्नमेंट की होगी, समान सिविल संहिता। वैसे ही तलाक की भी वैसी ही शर्त होगी, है ना। अगर अलग होना है तो वो भी सेम उसी गवर्नमेंट की शर्त पे ही आप अलग हो सकते हो, है ना। ऐसे नहीं कि अभी जो 3 तलाक वाला चला था वो इसीलिए तो चला था, 3 तलाक वाला, ठीक है ना। 44 समझ आ गया। आर्टिकल 45 में चलते हैं। आर्टिकल 45
एक सेकेंड रुको। कई बार कॉल आ गया, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गई ना। 44 समान सिविल संहिता, आर्टिकल 45 पे चलते हैं। आर्टिकल 45 में कहा गया, देखो जैसे आपने आर्टिकल 21 का क्या पढ़ा था, याद है ना? 21 का क्या, आर्टिकल 21 का क्या? आर्टिकल 21 यानी कि क्या था? ये मौलिक अधिकार था, हमारा फंडामेंटल राइट था। वही चीज़ इसमें भी है, वही चीज़ इसमें भी है। समझो, देखो अगर 6 साल तक का बच्चा है ना, 6 साल तक का बच्चा है, तो सरकार की जिम्मेदारी होगी कि उसके स्वास्थ्य का ख्याल रखे, ठीक है ना? किसका? स्वास्थ्य का ख्याल रखे। 6 साल से 14 साल का बच्चा है तो उसे क्या दे? उसे प्राथमिक शिक्षा दे, प्राथमिक शिक्षा दे, प्राथमिक शिक्षा दे, ठीक है। अब ये आर्टिकल 45 हमारा ये है, आर्टिकल 45 ये है कि 6 साल से कम उम्र के बच्चों को सरकार स्वास्थ्य का ख्याल रखेगी। इसी के लिए निकलते नहीं बहुत सारी जो बच्चों के लिए जो टीके वगैरह फ्री लगाए जाते हैं, है ना, वो सब। और 6 से 14 साल के बच्चों के लिए प्राइमरी एजुकेशन फ्री है। तो ये हमारा आर्टिकल 45 में था क्या? अभी भी है। लेकिन अब यहाँ पे जो चीज़ है वो तो कंपल्सरी नहीं है। सपोज स्वास्थ्य वाले में चलो गवर्नमेंट का पैसा जा गया, फिर माँ बाप भी कर लेते हैं ना, लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी तो एजुकेशन है भाई। एजुकेशन तो कंपल्सरी कर देनी चाहिए। तो कंपल्सरी यहाँ तक है जो चीज़, वो तो कंपल्सरी होगी नहीं। अगर जो चीज़ डीपीएसपी के अंडर में है तो वो तो कंपल्सरी नहीं होगा। तो इसको यहाँ तो रहने दिया, लेकिन यहाँ से ले जाके इसको कहाँ रख दिया? फंडामेंटल राइट में भी रख दिया, फंडामेंटल राइट में भी रख दिया, ठीक है ना। कौन सा संविधान संशोधन थे? 86वां संविधान संशोधन 2002, 86वां संविधान संशोधन 2002। क्लियर बात? अब मौलिक अधिकार में पहुंच गए तो फिर तो भैया हम, अगर नहीं होगा प्राइमरी एजुकेशन किसी को नहीं मिलेगी तो वो तो कोर्ट में जा सकता है, ठीक है। वो तो परिवर्तनी भी है, वाद योग्य भी है, सब है। बात समझ आ गई? तो आर्टिकल 45 क्या कहता है? 6 साल से कम उम्र के बच्चों को क्या, किसकी जिम्मेदारी होगी? स्वास्थ्य देने की। और 6 से 14 साल के बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन यानी कि प्राथमिक शिक्षा देने की जिम्मेदारी होगी। 45 समझ आ गया। अब है 46। आर्टिकल 46 में है SC ST OBC के लिए आरक्षण। 46 SC ST OBC के लिए आरक्षण की सुविधा, आरक्षण मिलेगा, ठीक है ना, आरक्षण मिलेगा। SC ST OBC को क्या मिलेगा? आरक्षण मिलेगा, है ना। बाद में फिर अमेंडमेंट हुआ और ये वाला जो है ये भी एक, उसके लिए भी क्या बनाया गया? एक आयोग बनाया गया। ST आयोग बनाया गया, SC आयोग बनाया गया, OBC आयोग बनाया गया। लेकिन यहाँ अगर इसमें है तो जरूरी नहीं है कि सभी आरक्षण दे, है ना। यहाँ पे तो जरूरी तो नहीं है सभी आरक्षण दें, सभी इक्वल भी रख सकते हैं। क्लियर? तो SC ST OBC के लिए आरक्षण की बात कहाँ कही गई? आर्टिकल 46 में, आर्टिकल 46 में। यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? आर्टिकल 46 में। आर्टिकल 47 देखते हैं। फोर्टी सेवन आर्टिकल 47 क्या कहता है कि सरकार क्या करेगी? पोषायुक्त आहार देगी, पोषायुक्त आहार, ठीक है ना। पोषायुक्त आहार, पोषायुक्त आहार को तो प्रमोट करेगी, पोषायुक्त आहार देगी, ठीक है। और जो नशीले पदार्थ हैं, नशीले पदार्थ या इसको क्या कहते हैं? मद्यपान भी इसको कहा जाता है। पर रोक लगाएगी, मद्यपान पर रोक लगाएगी, तो पोषक आहार देगी। इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है? इसके लिए एक वो है FSSAI, सुना हो आपने? FSSAI, है ना, ऐसा। तो जो जिस पर इसकी मोहर होती है, जिस किसी भी फूड आइटम पर इसकी स्टैम्प है, तो यानी कि वो सही है। क्योंकि कोई भी अगर नई मार्केट में कोई भी खाने की चीज़ आती है तो उसको पहले कौन चेक करता है? ये फूड सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया।
फूड सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फूड सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये मैंने काटा नहीं है, ये कुछ साइन ऐसा होता है ना, वो मुझसे सही नहीं बना, चलो लिख लेते हैं बस हम AI, ठीक है ना, फूड सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये क्या करता है, इसको चेक करता है कि उसमें कोई यानी कि हेल्थ के लिए सही है या नहीं सही है ना, कितने से मिनरल्स हैं, क्या ऐसा होना चाहिए, कुछ ऐसे नहीं कि कोई महामारी फैल जाए, कोई बीमार हो जाए इसे खा के। तो कोई भी अगर नई चीज़ बनेगी तो पहले उसको कौन चेक करेगा, ये चेक करेगा, फूड सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है ना। तो पोषक आहार का आपको समझ आ गया। दूसरा है नशीले पदार्थ या मद्यपान पर रोक लगाएगी। अब मद्यपान पर रोक, वार्निंग तो आपने सुनी होगी देखी होगी हर चीज़ पे, जितनी भी चीज़ें आती हैं जो किसकी हैं, जो नशीली चीज़ें होती हैं उन पे लिखा होता है ना वार्निंग, कि ये खाने से, तंबाकू खाने से कैंसर होता है, ये होता है, वो होता है। तो लेकिन उसको कम्प्लीटली बंद नहीं किया। अब कम्प्लीटली बंद तो तब करेगा जब ये चीज़ DPSP से हटा के संविधान में कहीं और होती, क्योंकि यहाँ तो कंपलसरी है नहीं। अब गवर्नमेंट बंद क्यों करेगी, बंद इसलिए नहीं की क्योंकि गवर्नमेंट को इससे बहुत कमाई होती है ना, बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है। और जो खाने वाला है वो तो सुधरेगा नहीं वो तो कैसे भी नहीं सुधरेगा, कहीं ना कहीं से उसको चाहिए। लेकिन कई सारी स्टेट गवर्नमेंट इसके ऊपर एक्शन ले रही हैं, है ना। जैसे कि बिहार में तो बिल्कुल शराब बंद हो गई है, बिहार में तो बिल्कुल बैन है ना, बिहार में बिल्कुल बैन हो गई। ठीक, 47 समझ आ गया। अब देखते हैं 48, आर्टिकल 48, आर्टिकल 48। अच्छा 48 से चलो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी, यहाँ तक पहले रिवाइज कर लो वरना ज़्यादा लंबी क्लास हो जाएगी और ये भी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इतने सारे एक साथ याद नहीं होंगे। शुरू से हम एक बार रिवाइज करते हैं। देखो 48 तो पढ़ ही लेते हैं, चलो 48 पढ़ लो, है ना, क्योंकि 48 में 2 आर्टिकल है, ये कंप्लीट। फिर 49, 49, 50, 51, है ना। और इसके बारे में जो भी कोई चीज़ बचेगी वो, और फंडामेंटल ड्यूटीज़ वो एक में पढ़ लेंगे, है ना। देखो 48 है, तो 48 आर्टिकल में क्या है, कृषि पशुपालन, कृषि और क्या, पशुपालन, कृषि पशुपालन को बढ़ावा, कृषि पशुपालन को बढ़ावा दिया जाएगा। कृषि और पशुपालन को क्या दिया जाएगा, बढ़ावा दिया जाएगा। और क्या होगा, दुधारू पशु की हत्या पर रोक, दुधारू पशु की हत्या पर रोक लगाई जाएगी, दुधारू पशु की हत्या पर रोक लगाई जाएगी, ठीक है ना। तो कृषि और पशुपालन को क्या दिया जाएगा, बढ़ावा दिया जाएगा। अब बढ़ावा देने के लिए होती करती है गवर्नमेंट चीज़ें। अब कृषि पशुपालन को बढ़ावा कैसे दिया जाता है, जैसे जो बैंक है नाबार्ड, NABARD, नाबार्ड, ठीक है ना। नाबार्ड का जो मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में। तो नाबार्ड जो है ये ऐसा बैंक है जो कृषि और पशुपालन को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, यानी कि इजीली यहाँ से लोन और ये सब इसके लिए बना है ना। और दूसरी चीज़, जैसे जितने भी जो कृषि की चीज़ें होती हैं, जितनी भी खेती की चीज़ें होती हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं यूरिया यानी कि खाद वगैरह चीज़ें होती हैं, और इसके जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं या फिर ट्रैक्टर वगैरह, इन पर टैक्स नहीं लेती गवर्नमेंट, इन पर गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेती। क्यों, क्योंकि कृषि पशुपालन को बढ़ावा देना है, कृषि और पशुपालन को बढ़ावा देना है। और आपने देखा होगा कि जो नेशनल टीवी है ना, नेशनल टीवी, उस पर भी कई सारे प्रोग्राम आते हैं। वो कई यानी कि ये सब प्रोग्राम होते हैं कि वो बताएंगे कि इस फसल के लिए अगर किसान ऐसा करेगा तो ज़्यादा अच्छा होगा, इस टाइम पे खाद डालेगा, ये होगा वो होगा, है ना। तो आपने देखा होगा ये चलता रहता है, ठीक है। तो वो तो फ्री में होता है वो चैनल, उस पर कोई वो नहीं है चार्ज वार्ज। तो वो किस लिए, कृषि और पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए। अब तो कई सारी एप्लीकेशन भी हैं, घर बैठे आप यूरिया खाद वगैरह कुछ भी मंगा सकते हो गवर्नमेंट की, ठीक है ना। अब दूसरा यहाँ जो है, यहाँ पे बात की गई है पशु की हत्या पर रोक नहीं है, इस जगह पे यहाँ पे कहा गया है दुधारू पशु की हत्या पर रोक। दुधारू पशु यानी कि जो एनिमल्स जो हैं, जो पशु क्या देते हैं, दूध देते हैं, जैसे गाय भैंस, इनकी हत्या पर रोक लगानी है, इनकी हत्या को रोकना है, ठीक है। आर्टिकल 48 समझ आ गया। आर्टिकल 48 का कै भी है इसमें, 48 का कै, आर्टिकल 48 का क्या है,
देखो 48 का क्या है, 48 का क्या है, देखो ये तो है छोटे लेवल की बात, यहाँ कृषि और पशुपालन है। अब चलेंगे बड़े लेवल की बात, जंगली जानवर, पर्यावरण, इन सब पर, है ना। देखो इसमें है पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण का संरक्षण करना है, पर्यावरण संरक्षण करना है, ठीक है ना, पर्यावरण का संरक्षण करना है। और क्या, वन और वन्य जीवों की रक्षा करनी है, वन और वन्य जीव, वन्य जीव तो जंगली जानवर हो गए, वन और वन्य जीवों की रक्षा, वन्य जीवों की रक्षा, वन और वन्य जीवों की रक्षा। अब पर्यावरण संरक्षण के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। पर्यावरण संरक्षण के लिए दूसरा, वन और वन्य जीवों की रक्षा के लिए कितने सारे नेशनल पार्क बनाए जाते हैं। अब तो पता है आपको कि टाइगर भी मंगाए गए थे, है ना। तो पर्यावरण का संरक्षण करना है, वन और वन्य जीवों की रक्षा करनी है, तो इसके लिए गवर्नमेंट काम करती है। ठीक, तो मैं ये कह रही थी कि यहाँ पे तो छोटे लेवल की बात है, जैसे यहाँ पे कृषि और यहाँ पे पशुपालन आ गया। यहाँ पे बड़े लेवल क्या हो जाएगा, वन और जंगली जानवर, वन्य जीव। यहाँ छोटे लेवल की बात है, बड़े लेवल की बात। लेकिन अगर इम्पोर्टेंट देखें एग्जाम के पर्पज से, कौन सा आर्टिकल इम्पोर्टेंट है इन दोनों में? इन दोनों में आर्टिकल 48 का क्या इम्पोर्टेंट है? 48 का क्या है, बहुत पूछा जाता है। आर्टिकल 48 का क्या है? पर्यावरण संरक्षण, वन और वन्य जीवों की रक्षा, किसमें? आर्टिकल 48 के क्या में। तो ये बात आपको समझ आएगी सारी, है ना। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, एक बार हम शुरू से चलते हैं। शुरू में देखो हमने कहाँ से कहाँ तक पढ़ा? 36 से 51 तक है ये जो है 36 से 51 तक है, लेकिन हमने 48 तक पढ़ लिया। 48 तक हमने कंप्लीट कर लिए, है ना। 48 तक हमने कंप्लीट कर लिया। तो अब देखते हैं आर्टिकल 36, 37, 38, 39, 39 का क्या, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48 का क्या, और एक यहाँ पे 43 के बाद में 43 का क्या भी है, 43 के बाद 43 का क्या भी है ना। अब देखो आर्टिकल 36, आर्टिकल 36 में क्या है इसकी परिभाषा। आर्टिकल 37 में क्या है, ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, वाद योग्य नहीं है। 38 में लोक कल्याण, 39 में समान काम के लिए समान वेतन, 39 के क्या में निःशुल्क विधि सहायता यानी कि कानूनी सहायता दी जाएगी। 40 में पंचायतों का गठन, 41 में कुछ दशाओं में सरकारी सहायता, कुछ दशाओं में सरकारी सहायता, 42 में मनोचित दशा और प्रसूति सहायता दी जाएगी, है ना। 43 में, पहले 43 में देखो, 43 में क्या है, निर्वाह योग्य मजदूरी। 43 में क्या है, निर्वाह योग्य मजदूरी। 43 के क्या में क्या है, उद्योग प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी होगी, यानी कि सब कोऑर्डिनेट करके काम करेंगे। 44 में क्या है, समान सिविल संहिता। 45 में क्या है, 6 साल से कम उम्र के बच्चों को स्वास्थ्य, भाई 6 साल से कम उम्र का तो पढ़ेगा नहीं, उसको क्या चाहिए, उसको हेल्थ चाहिए। तो 6 से कम उम्र के बच्चों को क्या देनी है, हेल्थ देनी है, स्वास्थ्य अच्छा देना है। और 6 से 14 साल के बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन देनी है, प्राथमिक शिक्षा। 45, 46 में क्या है, SC ST OBC आरक्षण। 46 में क्या है, SC ST OBC आरक्षण। 47 में क्या है, 47 में सरकार क्या करेगी, पोषायुक्त आहार देगी और नशीले पदार्थों पर रोक लगाएगी, मद्यपान, नशीले पदार्थ कुछ भी कह लो। 48 में क्या है, कृषि पशुपालन को बढ़ावा और दुधारू पशु की हत्या पर रोक। 48 के क्या में क्या है, पर्यावरण का संरक्षण करना है, वन और वन्य जीवों की रक्षा करनी है। पर्यावरण का संरक्षण करना है, वन और वन्य जीवों की रक्षा करनी है, ठीक है। तो 36 से लेकर 48 तक कंप्लीट है और ये सभी को याद होनी चाहिए। आपको जो पढ़ना है ना भाग 5 तक, भाग 5, देखो भाग 5 अपने आप में ही क्या है, मैं मानती हूँ कि संविधान का जो सबसे, अगर किसी को जिसने कुछ ना पढ़ा हो, लेकिन भाग 5 जिसने छोड़ दिया समझो उसने कुछ नहीं पढ़ा, उसने कुछ नहीं पढ़ा। इससे जो हम अगला पढ़ेंगे तो सब कुछ आपको उसी में सब कवर हो जाएगा, यानी कि संसद उसी में है, यानी कि पूरी की पूरी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में चीज़ें ना सब इसी में है, भाग 5 में। तो भाग 5 तक तो बहुत ही आपको अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद तो आर्टिकल हम छोड़ के पढ़ेंगे, जो ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बस वो पढ़ेंगे मेन चीज़ें। लेकिन 5 तक तो बिल्कुल, और 5 मतलब 5 तक में भी क्या, भाग 5 ही जिसमें ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। जिसने 5 पढ़ लिया ना, जिसने
इसका पार्ट 5 पढ़ लिया, उसका 6 अपने आप ही हो जाएगा, उसको 6 पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि सेम चीज़ें हैं। जिसने 5 पढ़ा उसका 6 खुद हो जाएगा। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, इसमें स्टेट गवर्नमेंट है, बिल्कुल सेम चीज़ें होती हैं, बस नाम चेंज हो जाएगा। वहाँ प्रधानमंत्री, यहाँ मुख्यमंत्री, वहाँ राष्ट्रपति, यहाँ राज्यपाल, वहाँ सुप्रीम कोर्ट, यहाँ हाई कोर्ट, है ना, वो सब चीज़ें सेम होती हैं। वहाँ संसद, यहाँ विधानमंडल। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं और अच्छा पढ़ाएंगे।